हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से जाने। अब हम लोग वैदिक काल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसका 2-3 पार्ट हो जाएगा क्योंकि पूरे वैदिक काल को जैसे पूर्व ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के पूरे डिटेल में जानेंगे तो ऑब्वियसली है जो टाइमिंग लगेगा है क्योंकि बहुत सारे चीज़ हैं इनमें फैक्चुअल डाटा जिसे आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मैंने जैसे कि बताया था जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई तो उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी जो है वो वेदों से ही मिलती है और इसीलिए जो है इस काल का नामकरण जो है वैदिक काल के नाम से हुआ है। सबसे पहली बात ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। वेदों में भी जो है ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के साथ साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है और इसका वजह यह है क्योंकि इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे और इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता या आर्य संस्कृति, आर्य सभ्यता या आर्य संस्कृति का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ जो है आर्य का मतलब आर्य का मतलब कोई सरनेम वगैरह नहीं है। आर्य का अभिप्राय है श्रेष्ठ, अभिजात, कुलीन वर्ग, ठीक है, उत्तम व्यक्ति। अब हम लोग बात करते हैं जो वैदिक काल अपने आप में भारतीय इतिहास में लगभग 1000 वर्ष को समेटे हुए हैं, यानी 1500 से 1000 BC की बात करेंगे तो 1000 वर्ष को समेटे हुए हैं। वैदिक काल का विभाजन जो है ये 2 कालों में किया गया है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, जो कि जिसका वो जो टाइमिंग जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, बिफोर कास्ट, 1500 BC से 1000 BC, ये हो गया आपका उत्तर ऋग्वैदिक काल। वहीं उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC। वैदिक काल के विभाजन का मुख्य आधार जो है ये लोहे का प्रयोग है। वैदिक का संस्कृत में अर्थ होता है वेद, वेद मतलब ज्ञान, वेद धातु से बना है वेद, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आर्य जो है ये वैदिक सभ्यता के मुख्य निवासी माने जाते हैं। आर्य संस्कृत में अर्थ इसका होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम व्यक्ति, किंतु व्यापक रूप से आर्य भाषा समूह को सूचित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के प्रश्न भी पूछा जाता है और इसमें जो है थोड़ा विभेद है। विभेद क्या है भाई? विभेद ये है जो आर्यों के मूल निवास को लेकर विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किया और इनमें विद्वानों का एक वर्ग जो है वो आर्यों को का आदि देश विदेश को मानता है, जबकि दूसरा वर्ग जो है भारत को मानता है। आदि देश यानी मूल प्रदेश। अब हम लोग जो है इसी के बारे में बारी बारी से देखते हैं। आर्यों का मूल स्थान, इसको लेकर के देसी मत जो रहा है, देसी मत में सबसे पहले जो है हम लोग बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना होगा। बाल गंगाधर तिलक बताते हैं जो आर्यों का मूल प्रदेश जो है आर्कटिक क्षेत्र यानी उत्तरी ध्रुव रहा होगा। ये अपनी किताब द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में इस बात का जिक्र किया है। दूसरा नाम आता है दयानंद सरस्वती, इसने बताया जो आर्य का मूल प्रदेश यानी आदि देश तिब्बत क्षेत्र रहा है। तीसरा नाम आता है डी कल्ला, डॉक्टर LD कल, ये भी डॉक्टर LD कल। इसने कश्मीर या हिमालय क्षेत्र को आर्यों का मूल प्रदेश बताए हैं। DS त्रिवेदी ये देविका प्रदेश अफगानिस्तान को बताए हैं, मुल्तान वाला क्षेत्र। उसके बाद संपूर्णानंद प्लस अविनाश चंद्र दास, ये जो है सप्तसेंधव प्रदेश को
आर्यों का मूल प्रदेश बताया है। गंगानाथ झा महर्षि देश गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है उसको आर्यों का मूल प्रदेश बताया है, महर्षि प्रदेश जिसको बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें देसी मत में, मेनली यही है। और एक चीज आपको याद ये रखना है, जो गाइल्स महोदय, अच्छा ये विदेशी मत की पहले देख लेते हैं। विदेशी मत में कौन कौन रहा है भाई? विदेशी मत में विलियम जोन्स जैसे लोग का मानना है कि आर्यों का मूल स्थान जो है यूरोप है। संस्कृत में पिता को पितृ यूरोप है, यूरोप में जर्मनी, हंगरी, दक्षिण रूस वाला। आधार क्या बताया है? यूरोपीय एवं संस्कृत की भाषा की समानता के आधार पर यह बताया है जो आर्यों का मूल प्रदेश जो है वो यूरोप रहा। जैसे संस्कृत में पितृ मातृ, जैसे संस्कृत में मातृ लैटिन में मातेर होता है, अंग्रेजी में मदर होता है। पितृ का लैटिन में पातेर, अंग्रेजी में फादर होता है। तो मिलते जुलते शब्दों का भी आधार बनाकर दोनों में संबंध दिखाने का प्रयास किया गया है। परंतु आप ये देख रहे होंगे जो भाषा संबंधी एकरूपता निश्चित तौर पर यह प्रमाणित नहीं करता है कि आर्य यूरोप में ही रहते थे। लंबे समय से एक साथ रहने पर भाषा संबंधी समानता विभिन्न जातियों में हो सकती है। कोई आप भाई बिहार महाराष्ट्र में रह रहा है तो मराठी धीरे धीरे सीख ही लेता है। तो इसलिए यूरोपीय भाषा में ऐसी कोई ग्रंथ भी नहीं देखने को मिला है जो कि वेदों के समकालीन हो, इसलिए इन बातों को भी नकारा गया। दूसरा जो विद्वान है उनका नाम है मैक्स मुलर। ये जर्मन विद्वान है। इसने मध्य एशिया बैक्टीरिया वाला क्षेत्र जो है उसे आर्यों का मूल प्रदेश बताया है। मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश माना है, जो कि सर्वाधिक मान्य मत है। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद व जिंदावस्था में समानता के आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि मध्य एशिया में ही आर्य बसे थे और वहीं से यूरोप और एशिया के विभिन्न भागों में आए। आर्यों के प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया से मिले हैं, जिनमें कि आगे देखेंगे बोगोजकोई की बात भी है। तो आधार ये बताया है जो ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था एवं वैदिक भाषा में समानता के आधार पर बताया है। आलोचना यहाँ पे ये है जो ऋग्वेद में मध्य एशिया का उल्लेख कहीं नहीं है। ये मध्य एशिया को लेकर के बात हो गया। अब बात करते हैं, कुछ विद्वान जो है पश्चिमी एशिया की बात भी की है। पश्चिमी एशिया की लेकर क्या बात है? पश्चिमी एशिया भारतीय भाषा परिवार, वैसे यूरेशिया को लेकर भी बात आता है, लेकिन यहाँ पे भारत और यूरोप को मेनली कॉन्टेक्ट करते हैं। तो भारतीय प्लस यूरोप इन दोनों की भाषा से प्राचीनतम साक्ष्य के आधार पर जो है ग्रीक, लैटिन और संस्कृत ये तीनों निकला है। इसको लेकर के ये है जो 2200 बीसी में भारतीय भाषा जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कहाँ से? इराक से मिला है। 1600 बीसी में कस्सी इराक में है और 1400 बीसी में मितन्नी ये सीरिया में है। ये आर शब्द का उल्लेख यहाँ पे मिला है। 1400 बीसी में बोगोजकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं के नामों की चर्चा है। अब वैदिक देवता कौन कौन है भाई? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत यानी अग्नि के देवता है मेनली। ये चिकित्सा संबंधी देवता अश्विन को माना जाता है वैदिक में। निष्कर्ष ये निकाला जाता है जो ये सब देशी और विदेशी मतों को देखने के बाद वास्तव में आर्यों के मूल निवास को लेकर निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास ईरान होते हुए आर्यों का एक शाखा भारत आए और यहाँ पर आर्य संस्कृति की स्थापना की। हालांकि आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो अगर ऑप्शन में मध्य एशिया रहता है, आर्यों का मूल प्रदेश निम्न में से कौन होगा, और वहाँ पे ओनली मध्य एशिया है तो मध्य एशिया को टिक करेंगे। लेकिन अगर पश्चिमी एशिया है तो पश्चिम एशिया को टिक करेंगे। और अगर दोनों रहता है इनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक, जैसे कि बीपीएससी सब में पूछता है, तो उसमें वहां पे वो आ जाएगा। तो मेनली यही निष्कर्ष है। हालांकि ये विवादास्पद है, आपको अच्छे बुक में भी यही बात मतलब घिसा पिटा बात ही
देखने को मिलेगा इस तथ्य को लेकर के। अब हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति की। वैदिक संस्कृति की, वैदिक संस्कृति में जहां तक बात करें तो वैदिक साहित्य के स्रोत जो हैं ये दो स्रोत, ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य में श्रुति यानी दैवीय उत्पत्ति और उत्तर वैदिक साहित्य को स्मृति, स्मृति भी बोलते हैं कहीं। ऋग्वैदिक साहित्य में औपकोष्य या नित्य भी बोलते हैं इसको। तो श्रुति को दो भागों में, इसमें संहिता और ब्राह्मण को रखा गया है। संहिता मतलब वेद, वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण जो है 7 है, कर्मकांडवाद, आरण्यक, रहस्यवाद और उपनिषद, तत्व मीमांसा, टोटल 108 है, 12 का ज्ञात है अभी। वेदांग, ये उत्तर वैदिक साहित्य स्मृति को का दो, इसमें 2 आते हैं उत्तर वैदिक साहित्य में, वेदांग और उपवेद। वेदांग है टोटल 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग हो गए 6। उपवेद की बात करेंगे तो उपवेद में आयुर यानी औषधि, शिल्प यानी मूर्ति, गंधर्व यानी संगीत और धनुर्वेद यानी योद्धा की चर्चा है। अब हम इसे बारी बारी से देखते हैं। वैदिक साहित्य यानी श्रुति साहित्य या अपौरुषेय या नित्य के बारे में ऋग्वेद को स्तुति भी बोलते हैं। इसमें टोटल सूक्त की संख्या जो है 1017 प्लस 11, इसके बारे में जानेंगे। तो टोटल 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल है, 10,580 मंत्र है और इसे पढ़ने वाले को होत्री या होता बोलते हैं। यजुर्वेद में सूत्र भी बोला जाता है, 1990 मंत्र है, प्राचीन गद्य से संबंधित रहा है और इसे पढ़ने वाले को अर्धर्यु बोलते हैं। सामवेद गायन से संबंधित है, 1549 मंत्र हैं, इसमें गोय रचना से संबंधित है। उद्गाता, पढ़ने वाले को उद्गात्री बोलते हैं। अथर्ववेद जादू टोना से मुख्यतः संबंधित है, 2 भाग औषधि से रिलेटेड है और इसे पढ़ने वाले को अनार्च या गोपथ बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी बोला जाता है। वेद त्रयी, त्रयी यानी अपौरुष है। ठीक है, अथर्ववेद को लौकिक बोलते हैं। प्रस्थान त्रयी की जहां तक बात करें, ये वेद त्रयी आया तो यही, इसीलिए प्रस्थान त्रयी में भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को रखा जाता है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। ये उपनिषद टोटल 108 की बात है, लेकिन 12 जो है इसमें से ज्ञात है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन है और इसे वेदों के अर्थ को समझना के लिए बलि, कर बोला जाता था। युद्ध को गाय के लिए मान लिए मुख्यतः युद्ध होता था। तांडुल्य मतलब चावल की बात है। ये वेदांग से इसी से संबंधित रहा है। भारत की प्राचीनतम भाषा, एक मिनट, भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत का पहला ग्रंथ ऋग्वेद है। प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी है। अब बात कर लेते हैं, वेद जो है टोटल 4 है, ब्राह्मण गद्य से संबंधित, आरण्यक, उपनिषद यानी दर्शन से संबंधित, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वेद की पहली बात करते हैं तो भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, देवताओं की भक्ति या स्तुति, श्लोक या मंत्र पर आधारित है। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और इसे अच्छी युक्ति भी बोलते हैं। 3 पाठ है, साकल शाखा, बालशिल और वास्कल। ठीक है, वास्कल ओरिजिनल जो है उसको वास्कल बोलते थे, जिसमें कि 8 प्रपाठक थे, लेकिन ये मिला नहीं है ओरिजिनल। तो साकल शाखा में इसमें 10 मंडल हैं की बात की गई है। तो ये 1017 साकल शाखा और 11 बालशिल, इन दोनों को मिलाकर के 1028 होता है। मंत्र 10,580 हैं। 2 मंडल से 7 मंडल, 2 से 7 जो है मंडल अति प्राचीन है। ये अति प्राचीन यानी सबसे प्राचीन। ठीक है,
सबसे प्राचीन। अब ये ब्राह्मण की बात करें तो गद्य में कर्मवाद की चर्चा है। इसमें ऐतरेय और कौशिक की आता है। ऐतरेय को लेकर के महिदास, तो माता इतरा के नाम पर इसे ऐतरेय बोला गया है। कौशिक की जो है कुशितक ऋषि ने यज्ञों के माध्यम से किया था, जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। तो कुशितक ऋषि के नाम पर ही कौशिक की बना है। रहस्यवाद में ऐतरेय और कौशिक की दोनों ब्राह्मण की चर्चा आता है। कर्म अरण्य। उपनिषद की बात करें, उपनिषद दर्शन। गुरु उपनिषद मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। वेदांत 108 है, जिसमें से 12 ज्ञात हैं, 10 आदि गुरु शंकराचार्य भाष्य हैं। ऐतरेय और कौशिक की दोनों की चर्चा है। यहाँ पे हम लोग ये देख लीजिए 2 से 7वां मंडल जो अति प्राचीन है और 10 मंडल जो है अंतिम, 10वां मंडल अंतिम मंडल है जो कि नया है। मंडल और ऋषि की बात कर लेते हैं। दूसरा जो मंडल है वो उसको बोलते हैं गृहस्थमाह, गृहस्थमाह या गृहस्थमद बोलते हैं, ठीक है। तीसरा ऋषि विश्वामित्र। तीसरे मंडल गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल से संबंधित है। वामदेव तीसरा मंडल, ऋषि वामदेव कृषि से संबंधित रहा है। चौथा मंडल वामदेव। 5वां मंडल अत्रि। 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि। 7वां मंडल इसे वंश मंडल भी बोलते हैं मेनली। 7वां मंडल वशिष्ठ, और वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में 10 राज युद्ध हुए, इसके बारे में देखेंगे। कण्व ऋषि या अंगिरस गोत्र। 8वां मंडल बालखिल 11 सूक्ति की चर्चा है। अंगिरा ऋषि 9वां मंडल अंगिरा ऋषि सोम का वर्णन है इसमें। 10वां मंडल जो है पुरुष सूक्ति वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा है। और 10वें मंडल में यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख है। अस्तो महासदग में ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। सरस्वती को नदीतमा भी बोला जाता है, नदियों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, ये पूछा भी गया है। अस्तोमा सदग में जो है इंद्र का 250 बार, यानी ऋग्वेद में अगर पूछेगा ऋग्वेद में इंद्र का कितने बार चर्चा है 250 बार। अग्नि का 200 बार। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, पुरंदर यानी दुर्ग को तोड़ने वाला, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सामवेद की। वेद ब्राह्मण आरण्य उपनिषद। सामवेद गायन से संबंधित रहा है। संगीत के ग्रंथ या संगीत के 7 स्वर की चर्चा है। सारे गामा प ध नी सा। ब्राह्मण में तांडव और जैमिनीय की चर्चा है इसमें। आरण्यक में छंदोग और जैमिनीय उपनिषद। छंदोग जैमिनीय सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोग उपनिषद। देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा है। उद्वालक आरुणि संवाद तत्मानसी। तैत्रीय बृहदारण्य कट श्वेताश्वर की चर्चा है। ये तैत्रीय बृहदारण्य कट श्वेताश्वर की चर्चा यजुर्वेद में है। तो मेनली द्वालक आरुणि संवाद और तत्मानसी ये संबंधित है सामवेद से। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद या वजस्नेयी संहिता। कृष्ण यजुर्वेद ये गद या पद से संबंधित है, गद या पद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण तैत्रीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण की चर्चाएं जो है जलप्लावन की कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरोड़ा उर्वशी संवाद, अश्विन च्वयन संवाद से संबंधित है। आरण्यक की बात करेंगे तो शतपथ और तैत्रीय है। और तैत्रीय बृहदारण्य कट श्वेताश्वर। तैत्रीय में ये सब उपनिषद है। तैत्रीय अधिक अनुपजाव से संबंधित है। कठ जो है नचिकेता यम्बर संवाद। बृहदारण्यक में सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। ब्रह्म संबंधी शब्द की पहली चर्चा याज्ञवल्क्य और गार्गी की चर्चा जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। श्वेताश्वर भक्ति से संबंधित है। श्वेताश्वर उपनिषद भक्ति से संबंधित है, ठीक है। अब चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी ब्रह्म वेद, ये अनार्यों बोलते थे इसको पढ़ने वाले को। यज्ञ में आने वाले बाधाओं का निराकरण
औषधि वर्णन है इसमें। मगध अंग अयोध्या इस पे ज्यादा प्रचलित था। सभा एवं सम्मति, प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है अथर्ववेद में। ब्राह्मण में गोपद ब्राह्मण मेनली था, अरण्यक एक भी नहीं था। और उपनिषद में मुंडकोपनिषद, जहां से सत्यमेव जयते लिया गया है, ये अथर्ववेद से ही संबंधित रहा है। मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है, ये अथर्ववेद से ही संबंधित रहा है। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्योपनिषद। क्लियर बात। अब ये तो है, लेकिन इसमें नोट करके ये बात मैंने बताया हूं, जो जवालोपनिषद की जो बात है, इसमें मेनली जवालोपनिषद में आश्रम प्रथा के बारे में बताया गया। आश्रम प्रथा या वर्ण संकर, इनके बारे में अपना लोग बात करेंगे। तो जवालोपनिषद जो है, जाबालो यानी 100 वर्ष टोटल लिया है, उसे 4 भागों में बांट दिया है, तो 25-25 का बताया है जवालोपनिषद में। इसकी बात है 0 से 25 वर्ष को ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष को गृहस्थ, 50 से 75 वर्ष को वानप्रस्थ और 75 से 100 वर्ष को संन्यास। ये आश्रम प्रथा है, आश्रम प्रथा। ठीक है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति की चर्चा है। पुरुष सूक्ति ब्रह्मा, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह बात बताया गया है पुरुष सूक्ति में, जो ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और वर्ण संकर को लेकर भुजा से क्षत्रिय की और जांग से वैश्य की, पैर के नाखून से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। पहले जातियां जो था वो कर्म पर आधारित थी। एक वेद का ज्ञान रखने वाले को वेदी बोलते थे, 2 वेद के ज्ञान रखने वाले को द्विवेदी, 3 वेद का ज्ञान रखने वाले को त्रिवेदी और 4 वेद का ज्ञान रखने वाले को चतुर्वेदी बोला जाता था। ठीक है। अब हम लोग वैदिक जनजीवन को लेकर के बात करते हैं। वैदिक जनजीवन पूर्व वैदिक राजनीति जो था, यानी ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक, हम लोग जो है सामाजिक जीवन भी जानेंगे ऋग्वैदिक का, धार्मिक जीवन भी जानेंगे, आर्थिक जीवन भी जानेंगे। ठीक है। तो मेनली अभी जो हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक का राजनीतिक जीवन की, तो ऋग्वैदिक में जो है मेनली अगर बात करें तो जन या कबीला, ये रक्त से संबंधित रहता था। हाँ, वैसे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ पहले, उसके बाद। जन कबीला होता था। कबीला मेनली जिस तरह से यहाँ पे आम पब्लिक है उस टाइप से वहां पे भी होता था, और ये सब जो है रक्त से संबंधित होता था। जन या कबीला ये रक्त संबंधित रहता था, रक्त संबंध था इन सब में। और रक्त संबंध को लेकर के भी बात आप जानते हैं, जो गोत्र से संबंधित हो जाता है। और गोत्र मतलब गाय गोबर का ढेर होता है, जो गाय गोबर ढेर। ये जन की बात है। तो यहाँ पे मैं मेनली ये बताना चाहता हूँ, जो गृह या कुल होता था मेनली छोटे रूप में, और कुल के मुखिया को कुलप बोलते थे, गृह के मुखिया कुलपति। परिवार का मुखिया जो होता था वो पितृसत्तात्मक होता था, और कुल मिल करके ग्राम बनता था। ग्राम का मुखिया ग्रामनी कहलाता था, और ग्राम से मिल करके 20 बनता था। 20 बड़ा रूप है, और 20 का मुखिया विस्पति कहलाता था। 20 मिल करके जन बनता था, बहुत सारे 20 मिल करके जन बनता था। जन में राजा, राजन या जनस्व होता था, और यूं कर कबीला बनता था, तो कबीला में गोप होता था। अब राजा जो होता था, राजा का राज्याभिषेक होता था। ग्रामीण, कुलपति, विस्पति, रथकार, कर्मकार आदि के, ये सब रत्नीन है। रत्नीन जो है प्रमुख अधिकारियों का समूह है। ठीक है, प्रमुख अधिकारियों का समूह है। यहां पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो जैसे कि ये हो गया आपका, एक मिनट,
ये हो गया राजा, ये हो गया कवि, आपको रत्नीन। ठीक है। अब मतलब ये जो हैं ये राजा हैं और उनके आगे पीछे ये सब जो हैं सभा, समिति, विदत, गण, यानी ये सब ऑफिसर, अधिकारी रहते थे, ग्रामणी। तो मेनली मैं बात ये बताना चाहता हूं, जो राजा जो होता था वंशानुगत होता था, लेकिन राजा का पद सीमित संदर्भों में वंशानुगत था। अब ये कैसे, इसको समझने की बात ये है, जो कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण राजा के पास सीमित अधिकार थे। नियंत्रण कौन करता था भाई? तो नियंत्रण जो है, ये राजा तो बीच में है, लेकिन ये इसका नियंत्रण कौन कर रहा है, ये देखिए आप फिगर से। ऑफिसर्स, ऑफिसर्स सब में कौन कौन आता है भाई? प्रतिनिधि सभाएं होती थी, तो सभाएं में समिति, सभा, विदत और गण होते थे। और सभा और समिति ये जो है राजा के अधिकारों को नियंत्रित करते थे। राजा की पटरानी को महिषी बोलते हैं। प्रशासनिक कार्यों में सहायक एवं सलाहकार की भूमिका निभाते थे। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं जो समिति क्या करते हैं। समिति जो है लोकसभा, राज्यसभा अपने यहाँ इसी से तुलना करके मैं लिखा हूँ। समिति के अध्यक्ष जो है किसान, देखिए समिति जो है लोकसभा, यह कबीले की आम सभा थी। ठीक है, कबीले की आम सभा थी और उसका प्रतिनिधि रहता था। राजा का चुनाव इसी के द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद में 9 बार इस समिति का उल्लेख किया गया है। सभा की बात करें तो सभा में ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार उल्लेख किया गया है और ये राज्यसभा की तरह होता था। वृद्धों एवं कुलीन लोगों की संस्था थी ये, और इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी। महिलाओं की सभापति को लिख सकते हैं आप। हालांकि उत्तर वैदिक काल में ये नोट करने वाली बात है, हालांकि उत्तर वैदिक काल में हम लोग जानेंगे भी, उत्तर वैदिक काल में सभा और सभापति दोनों को समाप्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं विदत। विदत जो है सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य से संबंधित रहता था और महिला और पुरुष दोनों होते थे ये। और ऋग्वेद में विदत शब्द का 122 बार चर्चा है। उपज संबंधी वितरण, सैन्य लूट का बंटवारा, ये सब विदत के माध्यम से होता था। गण जो होता था यह कुलीन लोगों की संस्था थी और कुलीन लोगों के मतलब कौन कौन भाई? कुलपति होता था, रिप्रेजेंटेशन। प्रमुख अधिकारी की बात करें तो प्रमुख अधिकारी में पुरोहित सर्वश्रेष्ठ आता था। सेनानी जो है पुरोहित के बाद दूसरे नंबर पर। पूरब किले का प्रधान होता था। स्पर्श जो है गुप्तचर संस्था होता था। सैन्य व्यवस्था को लेकर ऋग्वैदिक कालीन में अस्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय ही सेना का गठन होता था। और कौन कौन सा सेना का गठन होता था? पैदल सेना का, घोड़सवार का और रथ का। टैक्स कर व्यवस्था को लेकर के बलि की चर्चा है। कर व्यवस्था को लेकर के बलि, यह प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, बलि। न्याय व्यवस्था जो है, अलग से न्याय व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हालांकि सभा जो है वही न्यायिक मामलों का निपटारा कर देती थी। ठीक है, सभा जो है वही न्यायिक मामलों की निपटारा कर देती। अब दुनिया का पहला युद्ध जो हुआ था वो क्या हुआ था? दुनिया का पहला युद्ध विस्तार से अगर इसको जाने तो प्राचीन आर्य लोग जो है सब सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे। 7 नदियों वाला क्षेत्र था ये। कौन कौन था भाई इस नदी में? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। ये न्यू नाम है, लेकिन इसका पुराना नाम लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। सिंधु का पुराना नाम सिंध, झेलम का पुराना नाम वितस्ता, चिनाब का पुराना नाम अस्कनी, रावी का पुराना नाम पड़ोसनी, ब्यास का विपाशा, सतलज का सतोदरी, सरस्वती का घग्गर। अन्य नाम देखिए, कुरुमु जो है जिसका अब नाम हो गया है कुर्रम, नाम सुने होंगे। कुभा का, काबुल का पुराना नाम कुभा था। गंडक ये बिहार में बहती है, इसका पुराना नाम सदानीरा। गोमती ये गोमल में है, मतलब पुराना नाम गोमल था गोमती रिवर का। अब पंचजन की बात कर ले तो पंचजन जो है, पंचजन में आते हैं अनु, यदु, पुरु, दहरयु, तुर्वसु, ये प्रसिद्ध थे। अब इसी में भरत कबीला भी था। इसी कबीला में भरत कबीला, ये भरत वंश है।
इसमें एक राजा था, राजा सुदास। इनके पुरोहित थे विश्वामित्र और वशिष्ठ। ठीक है, इन दोनों को जानकारी को लेकर के कि युद्ध हो गया, मतलब मनमुटाव हुआ, तो उसमें किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए। तो हुआ क्या, जो राजा सुदास जो है विश्वामित्र ऋषि को अपमानित महसूस कराया, और जिसके कारण विश्वामित्र जी जो है ये पंचजन और प्लस अन्य कबीले, यानी आर्ज और अनार्ज, आर्जों में कौन, वही यदु, तुर्वस, पुरु, द्रव्यु, अनु, और अनार्ज में अलीन, पंख, मलानस, सिबी, बिसानी, ये टोटल 10 जो है 10 राजाओं को लेकर के एक गुट तैयार किया और राजा सुदास से युद्ध लड़ा। कहाँ लड़ा भाई? परसुनी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा। दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जो है राजा सुदास जो है विजयी हुआ। 10 राज युद्ध, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी चर्चा है। राजा सुदास फिर भी विजयी रहा और ये दुनिया का पहला युद्ध कराया था। ठीक है, वर्चस्व को लेकर। अब जो है ऋग्वेदिक काल में थोड़ा लंबा क्लास जाएगा, लेकिन ऋग्वेदिक को समाप्ति कर लेते हैं। ऋग्वेदिक में जो है सामाजिक जीवन जो है किस प्रकार रहा था। सामाजिक जीवन जो है ये कबीलाई, ऋग्वेदिक सामाजिक जीवन में अगर हम लोग बात कर लेंगे परिवार, वर्ण, स्त्रियां, इन सब के बारे में, तो कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण समतावादी था। पुरोहित, सेना और समानजन होते थे। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, इसी मंडल में पहली बार शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है। दास प्रथा था, खेती नहीं करता था। परिवार में संयुक्त परिवार था, पशुचरित व्यवस्था था। अब इसमें परिवार, वर्ण और स्त्रियां की स्थिति के बारे में, परिवार में पितृसत्तात्मक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, ये भी हम लोग देखते हैं। स्त्री की स्थिति की बात करें तो स्त्रियां शिक्षा, राजनीतिक, संपत्ति, विवाह, युद्ध, ये सब में तो भाग लेते थे। हालांकि देख लेते हैं स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उपनयन संस्कार भी होता था, शिक्षा का अधिकार था, सभा और विदत में भी भाग लेते थे। पुनर्विवाह का अधिकार था, मतलब पुनर्विवाह भी होता था। नियोग प्रथा, बहुपति प्रथा, बाल विवाह शर्तानुसार होता था। अच्छी जैसे कि बात करें तो विदुषी में अपला, घोषा, सिक्टा, लोपामुद्रा, निवावरी आदि ये सभी जो है ऋग्वेदिक काल की विदुषी रही। उत्तर वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेय, शुभला, कात्यायनी आदि रहे हैं उत्तर वैदिक काल से संबंधित। ध्यान देने वाली बात यह है जो दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और संपत्ति अधिकार, ये तीनों लेडीज को नहीं थी, प्रचलन में नहीं था। अब बात कर लेते हैं आभूषण को लेकर के। आभूषण कौन कौन सा पहनते थे भाई, जान ले थोड़ा सा। आभूषण में निष्क बोलते थे स्वर्ण के ढेर को, गले के हार को रुक्म बोलते थे, कांसा या तांबा के लिए प्रयोग होता था आयस। चांदी व लोहे का उल्लेख जो है कहीं नहीं मिलता है ऋग्वेदिक काल में, ध्यान रखना है। भोजन की बात करें तो भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों किया जाता था, किंतु भोजन में गाय से संबंधित चीजों का महत्व ज्यादा था, जैसे दूध, दही, मक्खन, ये सब ज्यादा प्रचलित था। गाय को अधन्या बोला गया है, गाय को अधन्या बोला गया है, न मारने योग्य। चावल, मछली, नमक का कहीं उल्लेख नहीं है भाई, ध्यान रखना है। सुरापे की निंदा की गई है ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल में। सोमपान ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की मंजबत चोटी में इसका उल्लेख है। मंजबत चोटी जो है सोम नामक वनस्पति यहाँ से प्राप्त हुआ था, यही से सोम रस निकाला गया था, इसलिए सोमपान की चर्चा है। मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य, संगीत, घुड़दौड़, रथदौड़ आदि का सहारा लेते थे इस एंजॉय के लिए। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उसे अमाजू बोलते थे। ये हो गई बात सामाजिक जीवन की, ऋग्वेदिक काल सामाजिक जीवन। अब हम आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में ऋग्वेदिक आर्थिक जीवन जो है इसमें मेनली पशुपालन, शिल्प, कृषि, लेकिन पशुपालन पे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो मुख्य आधार जो है क्या था भाई, गाय। पशुपालन में गाय को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में 176 बार गाय की चर्चा है। संपत्ति तथा विनिमय का आधार गाय को बनाया गया था। अधिकांश लड़ाई गाय को लेकर के हुए। युद्ध हेतु गवष्टि, गाय की खोज का उल्लेख मिलता है। रथों के लिए घोड़ों का भी प्रयोग होता था।
रथों के लिए, घोड़ों का भी प्रयोग होता है। पनी पशु चराने वाले को बोलते थे। हाथी व बाघ का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना, हाथी व बाघ। कृषि से जहां तक बात करें तो कृषि नगण्य था। ऋग्वेद में 24 मंत्र कृषि से संबंधित मिलता है। हल के रूप में लकड़ी के फाल का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी के फाल, फाल मतलब हिल यानी लोसल की चर्चा है। बैल को वृक बोला जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा और खेत को क्षेत्र बोलते थे। खेत को क्षेत्र बोलते थे, ठीक है। और उर्दर अनाज मापक यंत्र होते थे। धान व पंती, चरसनी, खेल आदि की जिक्र भी मिलता है। भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होता था। उद्योग में बढ़ईगिरी था। रथकार प्रमुख था। व्यापार जो था, व्यापार विनिमय होता था गाय का। विदेश व्यापार प्रचलन में नहीं था। क्लियर बात। ये हो गई ऋग्वेदिक आर्थिक जीवन को लेकर के, ऋग्वेदिक आर्थिक जीवन की बात। वस्त्र में कौन कौन सा वस्त्र का प्रयोग करते थे? वस्त्र में निबी, बास और अधिवास, ये 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। शरीर के निचले हिस्से में निबी का प्रयोग करते थे। वास में मध्य भाग में वास, और शरीर को ऊपर से ढकने वाला जो होता था, जैसे कि शाल हो गया, चादर हो गया, ये सब का प्रयोग अधिवास के रूप में करते थे। तो ये हो गई ऋग्वेदिक कालीन चर्चा, ठीक है, 1500 ईस्वी से। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।